टेंस असल में होता क्या है? दोस्तों, किसी भी सेंटेंस का टेंस हमें यह बताता है कि उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है और किस समय में हो रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, यहां क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। किस समय में हो रहा है? अभी हो रहा है, वर्तमान समय में। यानी कि टेंस में दो चीजें होती हैं, टाइम और वर्क। देखिए, टाइम तो टोटल तीन ही तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, इसके वाक्यों के अंत में है, हो, हूं इत्यादि शब्द लगा रहता है। दूसरा टाइम होता है पास्ट यानी कि भूतकाल, जो समय बीत गया, इसके वाक्यों के अंत में था, थे, थी इत्यादि शब्द लगा रहता है। और तीसरा टाइम होता है फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, जो समय आने वाला है, इसके वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द लगा रहता है। ये तो हो गई टाइम की बात। चलिए अब हम वर्क को समझते हैं कि ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए, एक तरह का वर्क तो वो हो सकता है जो अभी कंटिन्यू है, जारी है, यानी कि जो काम अभी हो रहा है। ऐसे वर्क को हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसके वाक्यों में रहा, रही, रहे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, यह काम वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब अगर यही काम बीते हुए समय यानी कि पास्ट में कंटिन्यू था, तो इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा था। और अगर यही काम आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, तो इसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा होऊंगा, यहां पढ़ने का काम आने वाले समय में जारी रहेगा। तो आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम में कॉन्टिन्यूअस वर्क को समझ लिया। अब और किस टाइप का वर्क हो सकता है? अब एक तरह का वर्क हो सकता है जो कंटिन्यू नहीं है बल्कि पूरा हो चुका है, यानी कि परफेक्ट हो चुका है। इसीलिए ऐसे वर्क को हम परफेक्ट कहते हैं। इसके वाक्यों में चुका, चुकी, चुके इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, यहां पढ़ने का काम प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब अगर यही काम पास्ट में परफेक्ट हो चुका था, जैसे मैं पढ़ चुका था, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और अगर यही काम फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होगा, जैसे मैं पढ़ चुका होऊंगा, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो दोस्तों, अभी तक आपने दो अलग अलग टाइप्स के वर्क को समझ लिया। एक जो जारी है यानी कि कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा जो पूरा हो चुका है यानी कि परफेक्ट। अब एक तीसरे टाइप का वर्क भी हो सकता है जो दोनों ही हो, थोड़ा सा परफेक्ट भी और कंटिन्यू भी। ऐसे वर्क को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसके वाक्यों में कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही तरह रहा, रही, रहे इत्यादि शब्द आते हैं, क्योंकि यह भी तो एक तरह का कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होता है, क्योंकि इसमें भी काम के जारी रहने का पता चलता है। लेकिन इसमें एक अलग बात यह होती है कि इसमें हमें समय का भी पता होता है कि काम किस समय से चालू है या कितनी देर से चालू है। जैसे मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। अब हमें यह तो पता चल रहा है कि काम अभी जारी है यानी कि कंटिन्यू है, लेकिन चूंकि यहां समय भी दिया गया है, जैसे 5 बजे से या 2 घंटों से, तो हमें इससे यह भी पता चल जाता है कि इतनी देर में उस काम का कुछ भी हिस्सा तो जरूर पूरा हो गया होगा, यानी कि कुछ भी हिस्सा तो जरूर परफेक्ट हो गया होगा। अब चूंकि इन एग्जाम्पल्स में वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट में काम का कुछ हिस्सा परफेक्ट हो चुका है और वो काम अभी भी कंटिन्यू है, इसीलिए इन तरह के वाक्यों को हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब अगर यही काम पास्ट में कुछ समय से कंटिन्यू था, जैसे मैं 5 बजे से पढ़ रहा था या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, तो इन तरह के वाक्यों को हम कहेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और अगर यही काम फ्यूचर में कुछ समय से कंटिन्यू रहेगा, जैसे मैं कल 5 बजे से पढ़ रहा होऊंगा या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा होऊंगा, तो इन तरह के वाक्यों को हम कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो दोस्तों, अभी तक आपने 3 टाइप्स के वर्क को समझ लिया। एक जो जारी है यानी कि कंटिन्यू, दूसरा जो पूरा हो चुका है यानी कि परफेक्ट, और तीसरा जो थोड़ा परफेक्ट हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू है। अब एक लास्ट चौथे टाइप का भी वर्क हो सकता है, जिनके वाक्यों को देखने से यह पता ही नहीं चलता कि काम अभी जारी है या पूरा हो चुका है। इस तरह के वर्क को हम इनडेफिनिट कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, इस वाक्य को देखकर यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि पढ़ने का काम अभी जारी है या पूरा हो चुका है। बस स्वभावतः या सामान्यतः पढ़ने का काम होता है,
हमें बस इतना पता है। यानी कि इस वाक्य में वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट में ये बात अनिश्चित है, यानी कि इनडेफिनिट है कि काम अभी कंटिन्यू है या परफेक्ट हो चुका है। इसीलिए इस तरह के वाक्य को हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब अगर यही काम पास्ट में स्वभावता या सामान्यता होता था, जैसे मैं पढ़ता था, तो इस तरह के वाक्य को हम कहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और अगर यही काम फ्यूचर में स्वभावता या सामान्यता होगा, जैसे मैं पढ़ूंगा, तो इस तरह के वाक्य को हम कहते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि टेंसेज में 3 तरह के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और 4 तरह के वर्क होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह हमें टोटल 12 तरह के टेंसेज मिलते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। अब तो आप हिंदी में किसी भी वाक्य को देखकर ही पहचान सकते हैं कि वो किस टेंस में है। अब आइए हम इन्हें इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य में जो व्यक्ति काम कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर वो काम हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यहां खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं। इसीलिए मैं यानी कि आई यहां सब्जेक्ट है। खेलने का काम किस पर हो रहा है? फुटबॉल पर। इसीलिए फुटबॉल यहां ऑब्जेक्ट है। प्लेइंग यहां मेन वर्ब है और एम यहां हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों, रीड, प्ले, रन, स्लीप, ईट, ड्रिंक, इन तरह के वर्ब्स को हम मेन वर्ब्स कहते हैं, और इनके 5 फॉर्म्स होते हैं जिन्हें V1, V2, V3, V4, V5 से इंडिकेट किया जाता है। जैसे वर्ब ईट की 5 फॉर्म्स हैं, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। और दोस्तों, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, बी, बीन, हैज, हैव, हैड, विल, इन तरह के वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। दोस्तों, अब आपको यह समझना होगा कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब अपने किस फॉर्म में आएगा। इसे आप इस चार्ट की मदद से एकदम क्लियरली समझ सकते हैं। दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। और दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेज में इन सभी के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी ये इस चार्ट में लिखा हुआ है। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए। अब इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला, इज, वॉज, हैज और डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नाउन के साथ होता है। दूसरा, आर, वर, हैव और डू का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नाउन को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ होता है। तीसरा पॉइंट, डिड, हैड और विल का प्रयोग सभी तरह के सब्जेक्ट्स के साथ हो सकता है। आइए अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड फुटबॉल। तुम फुटबॉल खेलोगे, यू विल प्ले फुटबॉल। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का तो स्ट्रक्चर यही रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है। जैसे वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रख दिया जाता है। जैसे क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो दोस्तों, अब आपको टेंसेस बनाने आ गए हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, वह फुटबॉल खेल रहा था। आप इसकी इंग्लिश मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बता सकें तो वो भी कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।